और बात बिजनौर की करते हैं। जी मीडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर सोशल मीडिया पर वायरल हुए दबंगई की वीडियो के मामले में बड़ा एक्शन हुआ। एक वीडियो में कुछ दबंग एक युवक की जमकर बेल्ट और लात खूंसे से पिटाई कर रहे हैं, जिसे जी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया। वहीं जी मीडिया की खबर दिखाने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए 4 आरोपियों फैजल, समीर, आदिल और रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। थाना कोतवाली शहर का ये पूरा मामला है, जिसमें पीड़ित युवक वीडियो में दबंगों से माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। और अब आपको सीधे दिखाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, माननीय मंत्री अरुणाचल प्रदेश श्री ग्रेवियल डी बाउक्सा, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, सचिव पशुपालन भारत सरकार श्रीमती अलका उपाध्याय जी, अपर सचिव पशुपालन भारत सरकार सुश्री वर्षा जोशी जी, आयुक्त पशुपालन भारत सरकार डॉक्टर अभिजीत मित्रा जी, प्रमुख सचिव पशुधन उत्तर प्रदेश शासन से अमित कुमार घोष जी, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से श्याम बिहारी गुप्ता जी, देश भर से आई हुई इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में सभी पशुधन, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण कार्यशाला के लिए उत्तर प्रदेश को चुना है और आज यहां पर यह कार्यशाला विभिन्न मुद्दों को लेकर के पशुधन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में और डेयरी के क्षेत्र में अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, तकनीक का उपयोग करते हुए हम उसके जीवन में कैसे समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर सके। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत भी करता हूं कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपने अन्नदाता किसान की समृद्धि से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण पक्ष को महत्व दिया है और आज यहां पर पधारे हैं। हम बचपन से इस बात को सुनते रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। स्वाभाविक रूप से अन्नदाता किसान की खुशहाली और उसकी समृद्धि के बगैर देश में खुशहाली नहीं आ सकती, देश में समृद्धि नहीं आ सकती। भारत जैसे देश में कृषि और पशुधन एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। जो भी अन्नदाता किसान होगा उसके घर में पशुधन जरूर होगा, और जो पशुपालक है वह खेती बाड़ी के साथ भी अवश्य जुड़ा होगा। इनका आपसी इस संबंध को ध्यान में रखते हुए अन्नदाता किसान की समृद्धि और खुशहाली के लिए पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय है। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं, आज उसी का परिणाम है
कि डबल इंजन सरकार की ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश ने लिया है और आज उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर आया है। चुनौती हमारे सामने है। एफएमडी का, फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में, जिसको आप खुरपका मुंहपका की बीमारी कहते हैं, इसके वैक्सीनेशन के कार्यक्रम प्रारंभ हुए, बीच में उसको फिर रोका गया और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी को कि उन्होंने सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज अपना आश्वासन यहां पर हमें फिर से दिया है और हम इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे कि अपने पशुधन को हम पूरी तरीके से एफएमडी मुक्त बना करके यहां के पशुपालकों के जीवन में खुशहाली लाने में पूरा योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, हमारे मंत्री जी ने अपने विस्तृत वक्तव्य में उन सब बातों का उल्लेख भी किया और उसके बारे में हम क्या क्या कार्यक्रम बना रहे हैं, लेकिन मेरा एक आग्रह होगा कि इस पे जरूर विचार करने की आवश्यकता है कि पशुधन का संबंध वहां के जो क्लाइमेटिक जोन है उसका भी उस पर असर पड़ता है। उसके पालन, उसके रखरखाव और उसकी नस्ल उस पर भी पड़ता है। अगर हम उस पर भी ध्यान दें, जैसे यहां पर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग प्रकार का गोधन यानी गोवंश का पशु वहां पर आपको देखने को मिलेगा। जिन्होंने प्रयास किए, स्थानीय स्तर पर प्रयास किए उनकी नस्ल को सुधारने के लिए, वे देसी पद्धतियां थी, उन्होंने उसकी अच्छी नस्ल को भी आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। जो लोग उस दिशा में प्रयास नहीं कर पाए, वहां पर पशुधन काफी पिछड़ा हुआ था और आज के समय में बहुत सारी ऐसी स्थानीय नस्लें हैं जो लुप्त प्राय की ओर हैं। उस पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम एक अस्थाई समृद्ध निधि वहां के पशुपालकों को दे सकते हैं, जो आसानी से वहां की जलवायु अनुकूल वातावरण में अच्छी पैदा उनके माध्यम से अब दे सकते हैं। तकनीक का उपयोग करते हुए आज की वर्तमान चुनौतियों में हम वहां के इस अभियान को, प्रधानमंत्री जी के विजन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार को इस बात के लिए भी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में मिल्क प्रोड्यूसर को प्रोत्साहित करने के लिए जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ाया है। आज प्रदेश के अंदर 5 ऐसे मिल्क प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, जिसमें झांसी से प्रारंभ हुआ बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर और वहां से प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब आगरा, गोरखपुर, काशी और अपने प्रदेश में एक अन्य 5 स्थानों पर यह सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। लाखों महिलाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है, जो दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध का कलेक्शन करती है, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ही प्राप्त करती हैं और पशुपालन के क्षेत्र में पशुधन की अच्छी नस्ल हो इसके बारे में भी चिंता करती हैं। दुग्ध कलेक्शन के माध्यम से वैल्यू एडिशन से कैसे हम अपने अन्नदाता किसान और पशुपालकों के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, इसमें भी योगदान दे रहे हैं, जिसमें गोरखपुर और काशी से जुड़े हुए हमारे कुछ पशुपालकों ने अपने
कुछ सक्सेस स्टोरी को यहां पर अपने उद्बोधन के माध्यम से भी हमारे सामने यहां पे रखा है। मेरा मानना है कि ये चीजें सफलता की एक नई ऊंचाई की ओर हम सबको प्रेरित करती है, लोगों को प्रोत्साहन करती है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने निराश्रित गो आश्रय स्थलों को 2017 में हम लोग आए थे, एक समस्या थी, एक चुनौती थी। कारण था समय के अनुरूप पशुधन की नस्लों में सुधार न होने के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पे पशुधन सड़कों पर, खेतों में और फिर वही कसाई खानों में भी जाते थे। आस्था के साथ भी खिलवाड़ होता था, साथ साथ खेत, अन्नदाता किसान के खेत में भी परेशानी होती थी, सड़कों पे दुर्घटनाएं होती थी। हम लोगों ने 2017 में ही निराश्रित गो आश्रय स्थल की एक कार्य योजना बनाई, 2018 में उसको लागू किया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 14 लाख से अधिक गोवंश वर्तमान में सरकार की गौशालाओं में या फिर सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त पशुपालकों के बीच में आज उनकी देखभाल की जा रही है, जिसमें प्रति गोवंश जो सरकारी निराश्रित गो आश्रय स्थल है वहां पर सरकार अपने स्तर पर उनका संचालन करती है, लेकिन इसके अलावा तीन स्कीम हमारी है। एक सरकार स्वयं चलाती है जिसमें 12 लाख से अधिक गोवंश सरकार अपनी निराश्रित गो आश्रय स्थल के माध्यम से उनकी देखभाल करती है। दूसरी स्कीम है जो हम लोगों ने सहभागिता योजना के माध्यम से चालू की है कि किसी भी पशुपालक को हम 4 गोवंश तक देते हैं। 4 गोवंश कोई भी ले ले, उसकी देखभाल करेगा और हर महीने हम उसे 1500 रुपया एक गोवंश का देते हैं। 1500 रुपया एक गोवंश का उत्तर प्रदेश सरकार उसे उपलब्ध करवाती है। और यह भी एक मुझे प्रसन्नता है कि इसमें लगभग 2 लाख के आसपास किसानों ने इसका लाभ, 2 लाख से अधिक पशुधन इस रूप में लगभग 1,25,000 किसानों के पास यह आज मौजूद है। ऐसे ही तीसरी स्कीम हमारी है कुपोषित परिवारों को एक गोवंश, वो हम ब्याई भी गाय देते हैं निराश्रित गो आश्रय स्थल से, और 10,000 से अधिक परिवारों को हमने एक गाय दे रखी है। जब तक वो गाय दूध देती है, क्योंकि निराश्रित गो आश्रय स्थल से जुड़ी हुई गाय है, कम दूध देती है, 100 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक। एक कुपोषित परिवार के लिए कम दूध ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि धीरे धीरे करके वह दूध पीने का आदत डालेगी तो उसको पचा भी पाएगी। और उस दिशा से हम लोग उस परिवार को इतने गोवंश अलग अलग, एक परिवार को एक गाय देते हैं, ब्याई भी गाय देते हैं, और 1500 रुपया भी हर महीने उस परिवार को उपलब्ध कराते हैं उस गाय की देखभाल करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। तो ये 3 प्रकार की स्कीम प्रदेश के अंदर हम लोगों ने दे रखी है, जिसके माध्यम से गोवंश के संरक्षण के साथ साथ संवर्धन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में गो सेवा आयोग को यह जिम्मेदारी दे रखी है कि उसका 2 ही काम है। एक, जो निराश्रित गो आश्रय स्थल है उनकी व्यवस्था ठीक हो, ये वे जरूर देखें। उनकी नस्ल सुधार के लिए भी वहां पर कुछ अभियान चले, और दूसरा कि वहां उसके माध्यम से वो ये सुनिश्चित करें कि इन गोवंश के नस्ल सुधार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ साथ हम किसानों को इसके बारे में प्रशिक्षित भी कर सके। और गो सेवा आयोग इस मामले में एक तरफ काम कर रहा है, दूसरी तरफ इन निराश्रित गो आश्रय स्थलों को नेचुरल फार्मिंग के साथ भी हम जोड़ सके। नेचुरल फार्मिंग आज की वर्तमान परिस्थिति में आप देख रहे होंगे, केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का अत्यधिक उपयोग आज तमाम प्रकार की नई बीमारियों को जन्म दे रहा है। कैंसर एक चुनौती है हम सबके सामने, किडनी फेलियर, लीवर खराब होना, ये सब क्या बताता है
कि हमने अत्यधिक मात्रा में केमिकल और फर्टिलाइजर का उपयोग किया है, पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया है, उसके दुष्परिणाम हम सबके सामने हैं। उस समस्या का समाधान का रास्ता भी हम सबको मिलकर करना होगा और प्राकृतिक जीवन जीने के लिए प्राकृतिक खेती भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और वो प्राकृतिक खेती गौ आधारित खेती ही है और भारतीय नस्ल का गोवंश उसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। 27 जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो मां गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से देव नदी गंगा को एक नया जीवन दान दिया है। आपने देखा होगा कि गंगा की धारा अविरल और निर्मल हुई तो प्रयागराज में महाकुंभ सफलता की नई ऊंचाई तक प्राप्त किया है। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज के महाकुंभ में आए और सबका एक ही उद्देश्य था कि मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में एक बार डुबकी लगाएं, संगम में स्नान का आनंद मिल सके, उसका पुण्य प्राप्त हो सके। अगर गंगा नदी स्वच्छ और अविरल नहीं होती तो क्या ये संभव हो पाता? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां इस कार्यक्रम को एक भगीरथ प्रयास के रूप में आगे बढ़ाया, वहीं उन्होंने अपने जीवन की जो महत्वपूर्ण पूंजी थी, 100 करोड़ से अधिक रुपया जो उन्हें विभिन्न संस्थाओं के द्वारा सम्मान स्वरूप उपलब्ध कराया गया था, वो पूरी की पूरी राशि उन्होंने नमामि गंगे परियोजना को उपलब्ध करवाई। और आज परिणाम क्या है कि अविरल और निर्मल गंगा के माध्यम से हम लोग देव नदी गंगा को पुनर्जीवित कर लिए हैं। तो हमारा भी तो कोई दायित्व था। हम जो केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड खेतों में डालते हैं, क्या वो खेत तक ही सीमित रहता है? क्या बरसात में जब बह के जाता है तो नदियों को भी प्रदूषित करता है, जल को भी प्रदूषित करता है। और फिर जब उसी जल का सेवन हम लोग करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव, जो एक कीड़े को मार सकती हो जो दवा, तो मनुष्य खाएगा क्या? मनुष्य उससे जीवित रहेगा क्या? और यही फिर कैंसर के रूप में, किडनी फेल्योर के रूप में, लीवर फेल्योर के रूप में यही विकृति हम सबके सामने मिल रही है। और उसका समाधान यही है प्राकृतिक जीवन के लिए प्राकृतिक जीवन पद्धति को अपनाना, उस प्रकार के अन्न को अपनाना, उस प्रकार की खेती को आगे बढ़ाना। उन 27 जनपदों में हम लोगों ने एक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। भारत सरकार ने भी इस कार्यक्रम को अपनी मंजूरी दी है। साथ साथ बुंदेलखंड के 7 जनपदों में भी प्राकृतिक खेती को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह विशुद्ध रूप से गौ आधारित खेती है। गौ आधारित खेती के महत्व को आगे बढ़ाने के लिए इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हैं। ये अन्नदाता किसान की आमदनी को भी बढ़ाने में योगदान देंगे और अन्नदाता किसान की आमदनी बढ़ेगी, उसकी समृद्धि बढ़ेगी, तो देश की समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता। अवश्य देश समृद्धि के नए सोपान को प्राप्त करेगा और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रदेश में इस दिशा में और भी प्रयास हुए हैं। जैसे लैंडलॉक्ड स्टेट में उत्तर प्रदेश मत्स्य उत्पादन में आज अग्रणी राज्यों में है। आज से 10 वर्ष पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश ने तेजी से इसमें छलांग लगाई है। अंडा उत्पादन में, कुक्कुट पालन में भी उत्तर प्रदेश ने अच्छी छलांग लगाई है। और मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार को, एनडीडीबी को और माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने रुचि लेकर के अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 3 जो डेयरी थी हमारी, उसमें गोरखपुर की थी, कानपुर की थी और कन्नौज की थी। इन तीनों को एनडीडीबी ने लिया है। तीनों को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के एक एमओयू साइन करने के बाद ये लोग लिए हैं। और अंबेडकर नगर का चारा उत्पादन का केंद्र को भी हम लोगों ने एनडीडीबी को दिया है। उसके माध्यम से यहाँ के पशुपालकों को अच्छा चारा उपलब्ध करवाने में वे मदद करेंगे। आज के इस अवसर पर ये दिन भर की चलने वाली जो कार्यशाला है, ये इस सेक्टर की, जो सचमुच अन्नदाता किसान की, जो हमारे पशुपालकों की,
मत्स्य पालकों की और इस फील्ड से जुड़े हुए अन्य जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके अनुभव का लाभ भी, और जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, अपनी आजीविका को इसके माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए कार्यशाला अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी का, उनकी पूरी टीम का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका भी मैं इस कार्यशाला में उपस्थित होने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे। पशु नस्लों के विकास थीम पर आज वर्कशॉप है जिसका शुभारंभ हो चुका है, और कैसे इसका विकास हो रहा है, क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं, उसका जिक्र किया है सीएम योगी ने। महिलाएं किस तरह से दुग्ध उत्पादन से जुड़ रही हैं, 14 लाख गौवंशों की सेवा की गई है, और सरकार की तरफ से क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में भी सीएम योगी ने बताया है।